फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोग डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने ये होमवर्क दिया था कि e इक्वल टू, अगर फर्स्ट रो इक्वल टू 0 है तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, है ना। e11, e12, e13, e1n, e21, e22, e23, E2n, EM1, EM2, EM3, EM क्रॉस n, और फर्स्ट रो इक्वल टू 0 है ना। फर्स्ट रो इक्वल टू 0 है तो डायमेंशन ऑफ V ओवर R क्या हो जाएगा। देखो, M क्रॉस n की मैट्रिक्स है और M क्रॉस n की मैट्रिक्स में हमारे पास एक कंडीशन है। मतलब अगर हम चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, E1n इक्वल टू -E11 माइनस E12 माइनस E1n-1। सिर्फ एक एलिमेंट डिपेंड कर रहा है बाकियों पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन m क्रॉस n माइनस 1, ये क्या हो गया, mn-1, ये डायमेंशन हो गई इसकी। अगर हम सेम मैट्रिक्स ले लें, ई बी इक्वल टू ई आई जी एम क्रॉस एन, और अब की बार एंट्रीज सी से हैं और E11 प्लस E12 प्लस E1n इक्वल टू 0, यानी कि एंट्री सी से है और फर्स्ट रो का सम 0 है, फर्स्ट रो का सम 0 है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V ओवर C क्या हो जाएगा, सेम रहेगा mn-1, पर डायमेंशन ऑफ V ओवर R करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स की एक एंट्री बनाने के लिए हमें रियल की 2 एलिमेंट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू mn-1। और अगर हमसे कोई पूछे कि V ओवर Q क्या होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्लियर। V इक्वल टू EIJ M cross N such that AIJ belongs to C and summation J equal to 1 to M EIJ equal to 0 for each I। ठीक है, तो देखो अब क्या बोल रहा है कि देखो इसकी एंट्री कैसी होगी, अगर I1 है तो ये क्या हो जाएगा, A11 प्लस A12 प्लस A1n, और ये किसके इक्वल है, 0। सिमिलरली A21 करोगे प्लस A22 I2 प्लस A2n इक्वल टू 0, AM1 प्लस AM2 प्लस AMn इक्वल टू 0, यानी कि हर रो का सम क्या है, 0। क्लियर। इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, देखो इसमें m कंडीशंस है और देखो हर, मान लो तुम 1E1n को इन सब पे डिपेंड करा सकते हो, A2n को करा दिया, ऐसे AM×n को डिपेंड करा लिया, है ना। या जो भी एलिमेंट मन है हमारा इस रो से डिपेंड कराने का हम करवा सकते हैं। जैसे मान लो हमें A11 ही लिखना है
तो हम A11 को -A12 -A13 -A1n ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली A21 को, AM1 को, है ना। कोई एक एलिमेंट रो के बाकी सारे एलिमेंट्स पर डिपेंड कर जाएगा। तो हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V ओवर C। देखो इंट्रीज कहाँ से आ रही थी, C से, तो डायमेंशन ऑफ V ओवर C क्या हो जाएगा, Mn माइनस M। अगर हम डायमेंशन ऑफ V ओवर R निकालें तो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स इंट्री के लिए दो रियल की एलिमेंट्स चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2Mn माइनस M। और V ओवर Q क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। नेक्स्ट देखो, V इक्वल टू EIJ n cross n matrix such that AIJ belongs to C and क्या है, AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, है ना। अगर I J से बड़ा है तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, 0। देन डायमेंशन ऑफ V ओवर R निकालना है एंड डायमेंशन ऑफ V ओवर C निकालना है। तो देखो इसकी मैट्रिक्स कैसी बनेगी, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, AN1, AN2, AN3, ANn। और कंडीशन क्या है, जब I ग्रेटर देन J हो तो AIJ इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे I इक्वल टू J है, यहाँ पे I लेस देन J, तो इसमें से कोई भी एंट्री 0 नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ देखो I ग्रेटर देन J है, तो ये क्या हो गया 0, इसमें सिर्फ यही एलिमेंट 0 होंगे। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। और इसमें देखो लास्ट रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया ना ये। तो देखो इसके पास कितने एलिमेंट 0 है, 0, सारे एलिमेंट नॉन 0 है ना। और क्या बोल रहा है, इसमें 1 एलिमेंट्स 0 है, इसमें 2 एलिमेंट 0 है, एंड सिमिलरली इसमें n-1 एलिमेंट्स क्या है, 0 है। और हमें क्या पता करना है, डायमेंशन ऑफ V ओवर R, है ना। तो देखो इनका हम सम करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगा, तो क्या आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस n-1। तो इनका सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू n बाई 2। और इंक्रीज देखो कहाँ से आ रही है, C से आ रही है, और हमें किस पर निकालना है, V ओवर R पे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, n स्क्वायर माइनस n के। अगर हमें डायमेंशन ऑफ V ओवर C निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, n-1 बाई 2। क्लियर। एक क्वेश्चन देखो, V इक्वल टू E1, E2, E100 belongs to R100 over R such that A51 plus A52 plus A100 इक्वल टू 0। अब वो पूछ रहा है हमसे डायमेंशन ऑफ V क्या होगी। अब देखो इसका देखो टोटल डायमेंशन कितने हैं, इसका डायमेंशन 100 है और कंडीशन कितनी दी हुई है,
एक मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है ना हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। अब देखो, अगर हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A100 इक्वल टू माइनस A51 माइनस A52 माइनस A99। 100 एलिमेंट्स की हेल्प से हम सिर्फ एक एलिमेंट बना सकते हैं, है ना। तो बाकी 99 एलिमेंट्स हमें कहाँ से चाहिए, V से चाहिए। तो इसका डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा, 50 तो एज इट इज था, 50 में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। 51 से लेकर 100 तक एक रिस्ट्रिक्शन लगी, तो ये क्या हो जाएगा 49। तो 50 प्लस 49 दैट इज 99। तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा 99। देखो, इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझो कि हमारे पास 100 एलिमेंट थे और उसमें एक कंडीशन दी उसने कि A51 से लेकर A100 तक सम करने पर उसका सम 0 आता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से सिर्फ एक एलिमेंट हम बाकी 49 एलिमेंट्स की हेल्प से बना सकते हैं, है ना। तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 99। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, V इक्वल टू A1 A2 A3 A4 A5 belongs to R5 over R such that A3 plus A4 plus A5 equal to 0। अब जल्दी से बता दो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V ओवर R, ए की रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास A3 प्लस A4 प्लस A5 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A3 इक्वल टू माइनस A4 माइनस A5, है ना। देखो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट डिपेंड कर रहा है, बाकी दो एलिमेंट पे सिर्फ एक एलिमेंट डिपेंड कर रहा है। तो डायमेंशन में से 1 हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4। क्लियर। अब देखो, हमें क्या पता है कि डायमेंशन ऑफ पॉलिनोमियल स्पेस क्या होती है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उससे एक डिग्री हम बढ़ा देते हैं, है ना। डायमेंशन ऑफ A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस AN x n है हमारे पास, सच डेट AI बिलोंग्स टू R। तो डायमेंशन ऑफ V ओवर R कितना होता है n प्लस 1। तो देखो ना कि हमें फील्ड से कितने कोफिशिएंट उठाने पड़ रहे हैं, A0 A1 A2 AN, है ना। n प्लस 1 कोफिशिएंट उठाने पड़ रहे हैं, जितने हमें फील्ड से कोफिशिएंट लेने पड़ रहे हैं और उन कोफिशिएंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जितने कोफिशिएंट्स हमने फील्ड से लिए वो हमारा डायमेंशन हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया n प्लस 1। तो देखो, अगर हमारे पास है W2 इक्वल टू Px belongs to V such that P alpha equal to 0 for fixed alpha, तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है P अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास एक रूट है। तो पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Px इक्वल टू x माइनस अल्फा A0 प्लस A1x प्लस AN-1 XN-1। तो इसके पास n फ्री वेरिएबल्स है, यानी अभी भी हमें फील्ड से n कोफिशिएंट की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W2 n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W इक्वल टू Px belongs to V such that P of minus x equal to P of x। P of minus x equal to किसके आ रहा है, P of x के। P of minus x equal to Px कब मिलेगा, जब x इवन होगा, है ना। x इवन होगा, ये क्या है सेट ऑफ इवन पॉलिनोमियल्स, है ना। तो देखो, अब हमें क्या रखना होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए Px क्या हो जाएगा, Px इक्वल टू A0 प्लस A1x रखेंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी।
तो यहाँ पे क्या आएगा, a2 x² प्लस a4 x4 डॉट 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 en xn, और ये n कैसा चाहिए हमें, इवन, है ना। तो डायमेंशन ऑफ w ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर इवन है ये, तो a2 a4 an तक n/2 कॉफिशिएंट्स है ना। अगर हम n कॉफिशिएंट्स तक ले रहे हैं तो हमें सिर्फ इवन वाला लेना है जो हाफ हो जाएगा टोटल का। तो n/2 कॉफिशिएंट्स प्लस ये क्या है a0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो डायमेंशन ऑफ w क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1। और अगर n ऑड है, n ऑड है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, मान लेते हैं कि n इक्वल टू 5 है, ये क्या है ऑड, तो देखो px क्या बनेगा a0 प्लस a2 x² प्लस a4 x4, बस a5 वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा और a6 है नहीं, तो इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ px कितनी है 3। अब देखो अगर हम यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा n+1/2, तो n कितना है 5+1/2, तो ये क्या हो गया 6/2। देखो हमारा आंसर मैच कर गया ना। अगर n इवन होगा तो डायमेंशन ऑफ w हो जाएगा n/2 प्लस 1, और अगर n ऑड होगा तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा n+1/2, है ना। क्योंकि देखो ना डायमेंशन ऑफ px क्या होती है, डायमेंशन ऑफ px होती है n+1, और हमें क्या करना है उसका एग्जैक्टली हाफ, क्योंकि हमें सिर्फ इवन वाले चाहिए, तो हम उसका हाफ कर देंगे डायमेंशन ऑफ px/2, दैट इज n+1/2। क्लियर। अगर हम देखें कि इस सेट का बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस बेसिस हो जाएगा 1 x² x4 x6 xn, और n कैसा है इवन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, w इक्वल टू px belongs to v such that p0 equal to p1 equal to p2 equal to pn equal to 0। यानी इसके पास हमें कितने रूट मिल गए, n रूट मिल गए, p0 p1 p2 pn इक्वल टू क्या हो गया 0। तो डायमेंशन ऑफ w6 क्या हो जाएगा n+1 माइनस, और ये कितने रूट हैं 0 से n तक, तो ये कितना हो जाएगा -n+1, और डायमेंशन ऑफ w6 क्या हो गया 0, एंड इसकी बेसिस क्या हो गई एम्प्टी, क्योंकि इसके पास कितने n+1 रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इसके पास n+1 रिस्ट्रिक्शन है, तो इसकी बेसिस क्या हो गई एम्प्टी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस w इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5 such that 3x1 minus x2 plus x3 equal to 0 of R5 over R is। इस सब स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, देखो 5 एलिमेंट्स है इसमें और एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 5 - 1,
हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 3x1 इक्वल टू x2 माइनस x3, यानी x1 की वैल्यू में पता करनी हो तो क्या क्या हो जाएगा, x2 और x3 की हेल्प से हम x1 की वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी कि x1 x2 और x3 पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो यहां से x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल और x4 एंड x5 आर फ्री वेरिएबल, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई कंडीशन थी ही नहीं। तो कितने हैं टोटल फ्री वेरिएबल्स? 4। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? 4। क्लियर? एक क्वेश्चन करो कि द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल symmetric matrices of order n और n greater equal to 2 है with real entries and trace equal to 0 is option A n square minus n plus 2 by 2, B n square plus n minus 2 by 2, C n square minus n plus 1 by 2 and D n स्क्वायर प्लस n माइनस 1/2। और क्या बोल रखा है मैंने कि डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन पूछे, डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना के देख लेंगे कि कितनी एंट्रीज फ्री है ना, कितनी एंट्रीज फ्री वेरिएबल्स है। तो क्या बोल रहा है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए विथ रियल एंट्रीज और उसका ट्रेस 0 होना चाहिए। क्लियर? तो हमें क्या पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है, n प्लस 1/2। ट्रेस 0 है तो इसके साथ एक कंडीशन और क्या जुड़ जाएगी, a11 प्लस a22 प्लस a इक्वल टू 0। तो एक रिस्ट्रिक्शन हमारी यहां से आई, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू माइनस a11 माइनस a22 माइनस a n-1 है ना। तो यहां से हमारी एक डायमेंशन कम हो जाएगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n+1/2 -1, और इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2/2। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला सही, सी एंड डी रॉन्ग। तो बी वाला ट्रू आ गया। इजी था ना, हमें डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स बना के एलिमेंट काउंट कर लेंगे। और एक कंडीशन ट्रेस पे आई, यानी कि एक एंट्री वहां से कम हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स से 1 माइनस कर रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट a इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 x y z and v equal to x y z belongs to R3 over R, then dimension of v equal to what, a 0 b 1 c 2 d 3। अगर हमें इस मैट्रिक्स की बेसिस पता चल जाए तो हमें डायमेंशन का पता चल जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करें इसके लिए, चलो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या है, 1 1 1 2 2 3 एक्स वाई जेड। अब हमें क्या देखना है कि एक्स वाई जेड किसी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, है ना। हमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2z माइनस 3y माइनस 1 इंटू
2z माइनस 3x प्लस 1, 2y माइनस 2x। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2z माइनस 3y माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2y माइनस 2x। क्लियर। तो देखो यहाँ से 2z एंड 2z कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, -3y प्लस 2y। कितना हुआ, -y एंड +3x माइनस 2x। कितना हुआ, +x। तो यहाँ से क्या आया, x माइनस 1, x माइनस 1। और फ्री वेरिएबल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू y। तो डायमेंशन ऑफ फी क्या हो गया, यानी कि इसके पास 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, x एंड y, और z x एंड y पर डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। और इसकी बेसिस क्या हो जाएगी, इसकी बेसिस हो जाएगी 1 1 0, क्योंकि x इक्वल टू y है। और दूसरा क्या हो जाएगा, 0 0 1। रिजल्ट, लेट v over f be a finite dimensional vector space and w1 w2 be to subspace of vector space, then dimension of w1 plus w2 is equal to dimension of w1 plus dimension of w2 minus dimension of w1 intersection w2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, dimension of w1 plus w2 is equal to dimension of w1 plus dimension of w2 minus dimension of w1 intersection w2। तो देखो, जब जब मेरा डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 मिनिमम होगा, तब तब डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। और जब जब डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 मिनिमम होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन लिखो, लेट S and T be two subspace of R24 over R such that dimension of S equal to 19 and dimension of T equal to 17, then smallest possible value of dimension S intersection T equal to what, है ना। क्या है क्वेश्चन, कि एस एंड टी दो सब स्पेस हैं किसके, R24 ओवर R के। डायमेंशन ऑफ R24 कितना हो गया, 24। और हमसे क्या पूछ रहा है कि एस इंटरसेक्शन टी का डायमेंशन क्या होगा, है ना। क्या रिजल्ट पता है हमें, कि डायमेंशन ऑफ एस प्लस टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस प्लस डायमेंशन ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो देखो डायमेंशन ऑफ एस कितना है, 19, और डायमेंशन ऑफ टी कितना है, 17, माइनस एस इंटरसेक्शन टी। क्लियर। और इसका डायमेंशन 24 से ज्यादा तो नहीं हो सकता,
इसका डायमेंशन 24 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो अगर इसको मैक्सिमम मान के चल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो जब हमें ये मिनिमम चाहिए, जब हमें इंटरसेक्शन का डायमेंशन मिनिमम चाहिए यानी कि स्मॉलेस्ट चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो देखो डायमेंशन ऑफ S प्लस टी मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 24 हो सकता है, 24 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम हमने ले लिया 24। तो S इंटरसेक्शन T क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24, और ये कितना हो गया, 12 हो गया। अगर इसी तरह हमसे पूछ लेता मैक्सिमम कितना इंटरसेक्शन हो सकता है, तो देखो एक तरीका और, हमारे पास कितनी चॉइस है, 24। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 प्लेस है हमारे पास। और उसमें एस का डायमेंशन कितना है, 19। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एस के एलिमेंट है 19, 19 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्लियर। और उसने हमसे क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट इंटरसेक्शन कितना होगा, है ना। तो हमें इंटरसेक्ट कराना है दो एलिमेंट, देखो 17 है टी का डायमेंशन, अब हमें टी को जगह देनी है ना। अगर हमें इंटरसेक्ट कराना है मिनिमम, ऐसी जगह पर टी के एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे कि हमें कम से कम इंटरसेक्टिंग यानी कि कॉमन पॉइंट मिले, है ना। अगर हम यहां से टी के एलिमेंट को बिठाना शुरू करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो कॉमन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो स्मॉलेस्ट कॉमन कितने हो गए, 12। तो स्मॉलेस्ट एस इंटरसेक्शन टी कितना हुआ, 12। अब अगर हमसे पूछ ले कि मैक्सिमम कितना हो सकता है इंटरसेक्शन में, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसी जगह पर उन 17 एलिमेंट को बिठाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इंटरसेक्शन में आ जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिल जाए। तो हम यहां से अगर हम बैठा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इंटरसेक्शन में, मैक्सिमम 17 आ सकते हैं, क्योंकि इतने एलिमेंट्स कॉमन में है ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 17। क्लियर। अगर हमसे मिनिमम पूछे तो हम डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस रख देंगे, और अगर हमसे इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो जो दो सब स्पेस दिया हुआ है उसमें से जो मिनिमम वाला होगा, यानी कि देखो यहाँ पे 19, एक सब स्पेस में 19 एलिमेंट थे और एक में 17 थे, तो मिनिमम वाला कौन सा है, 17। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन का डायमेंशन बन जाएगा। क्लियर। और कोई कंफ्यूजन हो तो इस तरह से रख कर देख लो, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। सो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई एस इंटरसेक्शन टी की, 17। अगर हमसे पूछ ले स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ एस प्लस टी, तो ये क्या हो जाएगी, जब हमें
डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 स्मॉलेस्ट चाहिए यानी मिनिमम चाहिए, तो इंटरसेक्शन कैसा लेना होगा, मैक्सिमम वाला यानी कि लार्जेस्ट वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 प्लस 19 माइनस इंटरसेक्शन कौन सा चाहिए, मैक्सिमम वाला, तो ये क्या हो जाएगा -17। तो डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ S प्लस T क्या हो गया, 36 माइनस 17 इक्वल टू 19। तो लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T क्या हो गया 17 और स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ S प्लस T क्या हो गया 19। क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ ली कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन S प्लस T इज, जब हमसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन पूछे तो देखो, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन W1 प्लस W2, तो हमें इंटरसेक्शन क्या लेना होगा, मिनिमम वाला। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ S प्लस डायमेंशन ऑफ T माइनस स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो ये क्या हो गया, 19 प्लस 17 माइनस 12 आया था ना स्मॉलेस्ट, देखो 12 आया, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 12 दैट इज 24। तो देखो एक क्वेश्चन था, इससे हमने कई सारे क्वेश्चन बना लिए, और अब हमसे कुछ भी पूछता है अगर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 या फिर W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में, तो हम लोग इजिली बता देंगे। ये बहुत अच्छा मेथड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, W and U is subspace of R6 over R with dimension of U is equal to dimension of W is equal to 3 and find possible dimension of U intersection W and U plus W। हमसे क्या पूछ रहा है कि U इंटरसेक्शन W के पॉसिबल डायमेंशंस क्या है एंड U प्लस W के पॉसिबल डायमेंशन क्या है। क्लियर। तो देखो R6 है ना, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 सीट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, जैसे म्यूजिकल चेयर खेलते थे, कौन सा जाके कहाँ पर बैठेगा। तो हमने U के एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है, U के एलिमेंट्स को, और हमसे क्या पूछ रहा है कि U इंटरसेक्शन W क्या क्या पॉसिबल है, और मान लो और W का डायमेंशन भी 3 है, तो हम W के एलिमेंट्स को मान लो यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ से W इंटरसेक्शन U एम्प्टी हो गया। एक पॉसिबिलिटीज क्या आई कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि W के एलिमेंट को यहाँ पर प्लेस कर ले, तो देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये वाला एक एलिमेंट कॉमन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इंटरसेक्शन U की डायमेंशन 1 है। एक पॉसिबिलिटी है कि डायमेंशन 1 हो जाए। क्लियर। सिमिलरली अगर हम U के एलिमेंट्स को यहाँ पर बैठा, यहाँ से बैठाना शुरू करें, ठीक है, तो देखो कॉमन में ये 2 एलिमेंट है ना, तो W इंटरसेक्शन U क्या आ गया 2। सिमिलरली अगर हम इस तीनों प्लेस पर बैठा दें U के एलिमेंट्स को, तो ये क्या हो गया, ये तीनों कॉमन में आ गए, तो यहाँ से W इंटरसेक्शन V की
पॉसिबिलिटी 3 हो गई, इससे ज्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखो u इंटरसेक्शन v की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सो पॉसिबिलिटी ऑफ डायमेंशन u इंटरसेक्शन w इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर? और अब हमें क्या निकालना है? पॉसिबिलिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ u प्लस w। सो ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ u प्लस w आर क्या होता है? डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। यही फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ u प्लस w का। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। डायमेंशन ऑफ u कितना है? 3, w का डायमेंशन भी 3 है, और माइनस इंटरसेक्शन में 0, 1, 2, 3 पॉसिबिलिटीज है। तो पहले हम लोग 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6। फिर डायमेंशन ऑफ u प्लस w क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3, उसके बाद एक पॉसिबिलिटी 1 की थी, तो 1 माइनस करें तो क्या आएगा? 5। सिमिलरली 3 प्लस 3 माइनस 2, ये कितना हो गया? 4। एंड 3 प्लस 3 माइनस 3, 3। तो पॉसिबल डायमेंशन ऑफ u प्लस w क्या क्या आया? 3, 4, 5 एंड 6। तो इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या क्या मिला पॉसिबिलिटी? इंटरसेक्शन के लिए मिला 0, 1, 2, 3 एंड u प्लस w के लिए पॉसिबिलिटीज मिली 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है? समझ में आया? देखो एक क्वेश्चन, w एंड u सब स्पेस है R6/R का, b डिस्टिंक्ट सब स्पेस such that dimension of w equal to dimension of u। क्या है? डायमेंशन ऑफ w एंड डायमेंशन ऑफ u 2 है। क्लियर? फाइंड पॉसिबल डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। ठीक है? यहाँ पर एक वर्ड ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है? डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास 6 प्लेसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम W के एलिमेंट को यहाँ बिठा दें तो हम लोग U के एलिमेंट को यहाँ पर नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे। उसने क्या बोला है? डिस्टिंक्ट सब स्पेस। तो वो क्या हो जाएंगे? वो सेम सब स्पेस हो जाएंगे। तो ये वाला केस हमारे पास नहीं आ पाएगा, है ना? नेक्स्ट देखो, अगर हम W के एलिमेंट को यहाँ बिठाएं तो उसने क्या बोला? डिस्टिंक्ट सब स्पेस। तो हम U के एलिमेंट को यहाँ बिठा सकते हैं, तो ये डिस्टिंक्ट हो गया, है ना? ये U एंड W अब डिस्टिंक्ट सब स्पेस हो गए। क्लियर? तो देखो इसके इंटरसेक्शन में क्या आया? U इंटरसेक्शन W क्या बना? 1। हम चाहें तो यहाँ पर भी U के एलिमेंट को बिठा सकते हैं, तो अब इनके इंटरसेक्शन में क्या आ गया? 0। तो पॉसिबिलिटी क्या बनी? 1 एंड 0। एंड डायमेंशन ऑफ W प्लस U की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 2 प्लस 2 डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन U। तो ये क्या बनेगा? एक केस में आएगा 0, तो ये क्या हुआ? 4। और दूसरे केस में क्या आ जाएगा? -1। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ W प्लस U इज इक्वल टू 3 एंड 4।
तो इंटरसेक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई, 1 एंड 0, एंड डायमेंशन ऑफ W प्लस U क्या हो गया, 3 एंड 4। क्लियर है? तो अगर हमसे डिस्टिंक्ट सब स्पेस पूछता है, दोनों सब स्पेस के एलिमेंट को एक ही प्लेस पे एज इट इज नहीं बिठा सकते। एक क्वेश्चन देखो, CSIR नेट 2016 का क्वेश्चन, लेट W1, W2 एंड W3 बी डिस्टिंक्ट, देखो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट सब स्पेस ऑफ R10 such that dimension of each WI is 9। क्लियर? हमसे क्या बोल रहा है कि W इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 है। ऑप्शन ए है कि W में नॉट बी अ सब स्पेस ऑफ R10, B dimension of W is less than equal to 8। ऑप्शन सी है कि डायमेंशन ऑफ W इज ग्रेटर इक्वल टू 7, एंड ऑप्शन डी है कि डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर इसने क्या बोला है कि तीनों सब स्पेस कैसे है, डिस्टिंक्ट है। सो ऑल थ्री आर नॉट सेम। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, एक चीज और ध्यान से देखो कि इसने क्या बोला कि W1, W2 एंड W3 बी डिस्टिंक्ट सब स्पेस ऑफ R10। इसका क्या मतलब है कि तीनों, ऑल थ्री आर नॉट सेम, ठीक है, बट एनी टू ऑफ देम कैन बी सेम। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, कि उसने क्या बोला कि तीनों W1, W2, W3 डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि तीनों एक साथ सेम नहीं हो सकते, तीनों एक साथ सेम नहीं हो सकते, लेकिन इनमें से कोई दो सेम हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसी पॉसिबिलिटी है कि W1 इक्वल टू W2 हो जाए, या W2 इक्वल टू W3 हो जाए, या W1 इक्वल टू W3 हो जाए। ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 हो जाए, ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या दिया कि तीनों सब स्पेस डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल थ्री आर नॉट सेम बट एनी टू ऑफ देम कैन बी सेम। तो देखो W1 हमारे पास कितना R10 है, तो 10 प्लेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं W1 के एलिमेंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं W2 के एलिमेंट को, तो वो डिस्टिंक्ट है, तो चलो हम ये प्लेस छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम लिखते हैं W3 के एलिमेंट को, और ये भी कैसा लेना है, हमें डिस्टिंक्ट लेना है, तो ये हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लेस छोड़ के यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया 9, है ना। या एज इट इज हम ये भी ले सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो देखो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है
डायमेंशन क्या होगा W का, और W क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। तो देखो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 क्या क्या आ पा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7। और अगर हम ये वाला केस ले लें तो इसमें कितने कॉमन आ पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर हम ये वाला केस ले लें तो 8 एलिमेंट कॉमन आ पा रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 7 एंड 8। यूजुअली अपने मन में भी आप लोग सोच सकते हो ना कि तीनों सब स्पेस का डायमेंशन 9 है। तो कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं, 7 और 8 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम तीनों डिस्टिंक्ट बना ले तो हमारे पास 7 पॉइंट्स कॉमन आएंगे। अगर हम 2 डिस्टिंक्ट बनाए और एक सेम बनाए तो हमारे पास 8 इंटरसेक्शन में कॉमन मिलेंगे, है ना। तो हमारे पास 8 डायमेंशन का सब स्पेस मिलेगा, है ना। अगर इस तरह से चाहो तो लिख के भी बना सकते हो। तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या क्या आ गया, 7 एंड 8। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, W may not be a subspace of R10। तो ये तो रॉन्ग हो गया। W का डायमेंशन क्या क्या पॉसिबल है, 7 एंड 8। तो वो सब स्पेस बनाएगा R10 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकेंड क्या बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू 8। और अपने पास डायमेंशन ऑफ W क्या निकल के आई, ये किसकी डायमेंशन है, ये W को डिनोट कर रहा है ना। तो W की डायमेंशन क्या निकल के आई, 7 एंड 8। तो 8 से ज्यादा तो डायमेंशन नहीं है W की, या तो 7 है या 8 है ना। तो डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू 8, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W इज ग्रेटर इक्वल टू 7, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हमारे पास 8 निकल के आया है ग्रेटर के लिए और 7 भी है इक्वलिटी के लिए। तो डायमेंशन ऑफ W क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 7, क्योंकि 7 से कम हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है। मिनिमम डायमेंशन 7 पॉसिबल है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। और क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो, सपोज U and W are two dimension subspace of R3 over R, so that U intersection W is not equal to 0। क्या बोल रहा कि U एंड W टू डायमेंशनल सब स्पेस है और वो R3 ओवर R के सब स्पेस है। तो हमें क्या दिखाना है कि U इंटरसेक्शन W नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमें क्या पता है कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन W। हमें ये पता है। और हमसे क्या पूछ रहा है, U इंटरसेक्शन W, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U प्लस W, ठीक है। डायमेंशन ऑफ U कितना है 2 एंड डायमेंशन ऑफ W कितना है 2। तो डायमेंशन ऑफ U प्लस W क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है ना। देखो R3 के एलिमेंट है ना, वो 1 2 3 प्लेस है हमारे पास, है ना। तो अगर हम यहाँ पर U के एलिमेंट को बैठा देते हैं तो अब हमें क्या लेना है, W के। तो W के एलिमेंट को भी हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W क्या हो जाएगा,
2, है ना, क्लियर। एंड अगर हम W के एलिमेंट को यहाँ पे बिठाते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W क्या हो जाएगा, 1, क्लियर। तो यहां से डायमेंशन ऑफ U प्लस W की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 + 2 - 1 और 2 + 2 - 2। तो यहाँ से क्या आया 3 और यहाँ से क्या आया 2। तो डायमेंशन ऑफ U प्लस W की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 2 और 3, क्लियर। तो देखो हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ U प्लस W की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 और 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 - 2 2 एंड 4 - 3 1। तो डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो गई, 2 और 1। सो U इंटरसेक्शन W इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। तो आज बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।